कि तुम्हारी औकात क्या है हमको इस तरीके की बात करने का। वो जीतेगा, 5 लाख वोटों से हरवाएंगे, सब कौमा में चले जाएंगे। तो फिर क्यों कश्मीर से भागे हो? वहाँ के पीड़ित ब्राह्मणों को बसाया गया। 4 बजे के बाद आप कहाँ रहेंगे, इसको भी सिद्ध कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तीसरे चरण का कल मतदान हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों की अगर बात करें तो रायबरेली में जहां राहुल गांधी को लेकर के चर्चाएं तेज थी कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी की एंट्री ने विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया। ऐसे में क्या समीकरण होंगे, क्या कुछ खास होगा, हम बात करेंगे लखनऊ की जनता। काबुली जनता जी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बात करता हूँ सर, क्या कुछ खास होने वाला है? राहुल गांधी जी अब मैदान में हैं और जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि वो वायनाड चले गए हैं, डरकर भाग गए हैं, ऐसे में क्या लगता है? अब देखिए, पहले तो नेहरू परिवार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, उनके कर्म का, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण का, राष्ट्र के प्रति उनका त्याग और बलिदान का, राष्ट्र के प्रति जो उनका सब कुछ था, वो राष्ट्र को निछावर करने वाला परिवार था। वो एक ऐतिहासिक परिवार है। वो ऐसा परिवार है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस परिवार से कहीं भारत का पहचान होती है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि उस परिवार को माइनस करके भारत के पहचान को बहुत बलौती नहीं किया जा सकता। और रह गया सवाल कि राहुल गांधी को ये बार बार कहते रहे, ये टारगेट बनाते रहे कि ये भाग गए, ये रणछोड़ है, ये हैं, वो हैं, जो ये कह सकते थे गाली के रूप में, वो राहुल गांधी को ये नवाजते रहे। लेकिन राहुल गांधी को परखने के लिए, राहुल गांधी को समझने के लिए, राहुल गांधी को जानने के लिए साहब, कद्रे जौहर साह दानद या बेदानत जौहरी, पारस पत्थर को दो ही परख सकता है, या तो राजा परख सकता है या तो जौहरी परख सकता है। अगर अनोन व्यक्ति के हाथ पारस पत्थर अगर चला गया तो हरनंदन बनिया जैसा उसको गोल बना करके तमाकू तोड़ने लगेंगे। तो ये समझने की बात है। रह गया सवाल कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आज लड़ाई और कुछ की नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि ये संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं तो आप मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए कि राहुल गांधी के चुनावी मैदान में आने के बाद में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और रायबरेली में क्या कुछ खास होने वाला है? आप रायबरेली में तो लड़ाई नहीं है। उस पर्चा दाखिला के दिन ही जब भाजपा के तम्बू में भाजपा के सारे नेता राहुल गांधी के पहुंचते ही कांग्रेस के जमात में अपने को समायोजित कर लिए, तो लड़ाई तो उसी दिन क्लियर हो गई। कहाँ बता रहे ये? क्या बता रही? एक मिनट, जैसे इन्होंने कहा कि वो मतलब जो है दाऊदी है, सब है। आज अगर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई है तो केवल इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। बताइए। ऐसा है कि इनको कोई पता नहीं। वर्तमान सरकार में 10 साल से बीजेपी है। 10 साल के बाद ही मुसलमानों की लिंचिंग हुई, जबरदस्ती जलाया गया गाय के नाम पे, मजहब के नाम पे। ये कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार में हो रहा है। इनसे पूछिए। एक मिनट, आप इनको सुन लीजिए। ये आप हमको बता दीजिए कि अगर राज्यसभा सांसद यहाँ से जया बच्चन जी भेजी गई है और अखिलेश जी पीडीए के नारा दे रहे हैं, तो इनसे ये पूछो कि जया बच्चन जी लोहिया जी के अभी जया बच्चन की बात नहीं, अभी राहुल गांधी की बात हो रही है। राहुल गांधी, अगर राहुल जी ओयनाल को 2019 में न गए होते तो शायद लोकसभा का मुंह न पहुंच देखा होता। राहुल गांधी जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? सीधी बात। राहुल गांधी जी हार रहे हैं, जीतने क्या मतलब? डंके की चोट पे जीत रहे हैं। अमेठी वापसी आएगी, रायबरेली इतिहास बनाएगी, मुतरा झूठों को भगाएगी। इस बार 140 करोड़ की जनता पंडित राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। देखिए, ये एनडीए इंडिया सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है, 4 जून को इसका सुपड़ा साफ है। और रही बात राहुल गांधी जी को, तो राहुल गांधी जी को अगर अपने चुनाव पे बहुत ज्यादा विश्वास था तो राहुल गांधी जी को अमेठी से लड़ना चाहिए था। रायबरेली क्यों आ गए? रायबरेली क्यों आई, ये बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग पहले जो हैं उनसे बात करें। ये बताइए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अमेठी क्यों आए हैं? बताइए, आप बताइए क्या? देखिए, राहुल गांधी की वो
माता जी की सीट थी, उनकी माता जी ने छोड़ा था, इसलिए वो संभालने के लिए गए। राहुल और ये रायबरेली और अमेठी सटी हुई सीट है, वहाँ दोनों पे प्रभाव रहेगा। ये कहना जो है गलत है कि वो यहाँ भाग गए वहाँ भाग गए। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके बनारस में लड़ गए। बड़े नेताओं का कहीं से भी लड़ लें जो अपने को साबित करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कई प्रदेशों से चुनाव लड़ते थे, इंदिरा गांधी जी कई प्रदेशों से चुनाव लड़ती थी। जो बड़ा दिल रखते हैं, बड़े नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी सहकारिता होती है। और ये तो उनका समझिए कि पैतृक रहा है, उनके बाप दादा रहे हैं, नाना रहे हैं, माँ रही है। लेकिन वो नहीं रहे, ये बात है। ए चाचा जी नाराज हो गए थे। चाचा जी मैं पहले आपसे खूब पेट भर के पूछ लीजिए, जितना इनको बोला। आप बताइए, आपकी बारी। हाँ बोलिए, बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत का परचम लहराएंगे। अभी तो नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोग कहते थे परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, और जब बिना परिवार का शर्मा को ला दिया अमेठी में तो बोली बंद क्यों हो गई इनकी? जरा कुछ पर कुछ पूछा है आप लोगों ने? एक बार बोल उस पर क्या आप लोगों ने उनसे पूछा? और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी माता की वो सीट है, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि पिछली बार नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ने गए थे, क्या कहा था? आशा और विश्वास, आशा और विश्वास 5 साल क्या चला? आशा और विश्वास। और बनारस को आ जाओ मेरे भाई, जरा बताना बनारस को कहाँ की राजधानी बना रहे थे, जरा बता दो इनसे। बताइए। पहली बात तो हम इनसे ये कह रहे हैं, जैसे पहली बात ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बनारस से लड़ रहे हैं उनकी पुश्तैनी नहीं है। अगर ये अमेठी और रायबरेली के बीच, आप ही ने कहा रायबरेली, आशा और विश्वास, उन्होंने आशा और विश्वास की बात की। बात को सुनिए फिर जवाब दीजिए। अरे आशा और विश्वास की बात की, जैसे ये अमेठी से हारे, इस बार रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह 5 लाख वोटों से हरवाएंगे। 5 लाख वोट से हारेंगे। आपकी बात मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन 4 बजे के बाद आप कहां रहेंगे इसको भी सिद्ध कर दीजिए। यही मुलाकात होगी, आप से पूछेंगे। चले कुछ लोग और 4 बजे नहीं, केवल 12 बजे जितने कांग्रेसी हैं सब कोमा में चले जाएंगे। एक कोमा में जा रहे कांग्रेसी, बताइए। कांग्रेसी कोमा में नहीं जा रहा, इटली की टिकट करा दीजिए। 5 साल के लिए कांग्रेसी कोमा में नहीं जाएंगे, यही लोग जाएंगे। इसलिए कि 350 सीट ये लड़ रहे हैं पूरे देश में, और 400 के पार कर रहे हैं। 400 पार करेंगे। राहुल को कहीं से भी लड़ाया जाएगा, वो जीतेगा। अमेठी से 2019 की बात है। अब राहुल अलग है, अब राहुल बहुत अलग है, वो जनता के बीच गया है। पूरा भारत नापा है, पूरा भारत नाप के आया। नहीं, रुक जाइए, रुको। पहले बताओ 370 तुमने हटाया है। अरे रुको तो, 370 हटाया है। एक मिनट, मोदी जी ने 370 हटाया है, तो फिर क्यों कश्मीर से भागे हो? बताइए क्यों भागे हो कश्मीर से? मैं बता रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ा। धारा 370 का अगर हटाया जाएगा तो कश्मीर जम्मू अपने आप अलग सरकार बना लेगा, क्योंकि आर्टिकल संविधान का है और उसके तहत वो लिखा गया, मतलब एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। तो धारा 370 नहीं हटी है, इस दिमाग से लोगों को हटा देना चाहिए। अगर धारा 370 हटाया गया तो क्या 10 साल से भाजपा की सरकार है, क्या वहाँ के पीड़ित ब्राह्मणों को बसाया गया या उसकी दिशा में कोई कार्य किया गया? क्यों नहीं किया गया भाई? अगर धारा 370 हटाने से हो जाता, वहाँ की लड़की आती है, उसके साथ रेप किया जाता है, वो रो रो करके भीख मांगती है। धारा 370 हटा करके आपने वहाँ की आपकी जो सेना है कुछ नहीं की, उसका मतलब मेरा प्रश्न, अभी देखिए मुद्दे से भटके नहीं, मेरा प्रश्न है राहुल गांधी के आने से उत्तर प्रदेश चुनाव पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कांग्रेस फिर से एक बार निकल के सामने आएगी? बिल्कुल निकल करके आएगी। 17 सीटें लड़ रहे हैं, 15 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। और एक मिनट, आज दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग अमेठी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी के पहचान राहुल गांधी के सामने लड़ने से हुई है। नहीं तो स्मृति ईरानी को सिर्फ एक नचनिया के रूप में जाना जाता था। जहां तक तो होगा क्या? ये पति चोर के रूप में जाना जाती थी। और आज केएल शर्मा
केएल शर्मा एक स्थानीय आदमी को खड़ा कर दिया गया है। एक केएल शर्मा एक स्थानीय आदमी को खड़ा कर दिया गया है ताकि स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत का पता बता दे कि ये कांग्रेस का एक सिपाही, अमेठी का एक छोटा सा बच्चा भी स्मृति ईरानी को हराने की ताकत रखता है और हरा क्यों नहीं हरा पा रहा? फिर हरा क्यों नहीं पा रहा? ये बताइए, रीजन बताइए। कितने इलेक्शन हुए, क्यों नहीं हरा? स्मृति ईरानी कितने इलेक्शन लड़ी वहाँ से? ये दूसरा है ना, तो दूसरे में भी चुनाव होना बाकी है ना। तो मतलब आप कह रहे हैं अमेठी भाई, अमेठी मतलब स्मृति ईरानी की गई हो। स्मृति ईरानी 3 लाख वोट से हारने जा रही हैं। चलिए दूसरे वन बाय वन। आप लोग यहाँ पर जो कह रहे हो कि राहुल गांधी भाग रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है डरो नहीं भागो नहीं, तो प्रधानमंत्री जी लगा दिया, सॉरी, प्रधानमंत्री ये बता दो कि नागालैंड से क्यों भाग गए, मेघालय से क्यों भाग गए, मणिपुर से क्यों भाग गए, कश्मीर से क्यों भाग गए? उसने तो सीट बदली और वो उनकी पारिवारिक सीट है, वो अपनी माँ की जगह है। और जहाँ तक रहा केएल शर्मा साहब का बात, वो पुराने हैं और ऐसे धवन साहब और न जाने कितने कांग्रेस के लीडर समय समय पर रायबरेली और अमेठी सुल्तानपुर से लड़ते रहे हैं। ये कौन सी बात है कि भाग गए? अरे भागा तो उसे कहते हैं जो चुनाव ना लड़े। बताइए, आप लोग बीजेपी की बात बार बार कर रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी सीटों से भाग रहे हैं। 50 जगह से देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये एनडीए सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है, जनता इसका 4 जून को सुपड़ा साफ करेगी। किसका सुपड़ा साफ करेगी? एनडीए कांग्रेस गठबंधन का। एनडीए का? जी हाँ। क्या कह रहे हैं आप? इंडिया नहीं, आप क्या कह रहे हैं? इंडिया क्या कह रहे हैं? इंडिया भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इंडिया सपा कांग्रेस का गठबंधन का 4 जून को सुपड़ा साफ होगा। मोदी जी 400 सीटें लाए। लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल रहा। जो सत्य था वही इन्होंने कबूल दिया कि इंडिया जा रही है। देखिए, तेजी से मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से वो बात मत पकड़िए। 4 जून को मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह लखनऊ से 5 लाख पार जा रहे हैं। जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी का क्या हो रहा है ये बताइए, स्मृति ईरानी बताइए, दिनेश प्रताप सिंह बताइए। सिर्फ अभी आज राहुल गांधी पे बात। राहुल गांधी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है। केएल शर्मा भी हारेंगे। राहुल गांधी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी को इतनी चिंता थी तो अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों भागे? बता रहे भागे नहीं है। अगर वो अमेठी नहीं छोड़ते हैं और वहीं से लड़ते तो बोलते हैं परिवारवाद। वो एक अपने कार्यकर्ता को लड़ाए हैं। ये भी एक बड़ी बात है, अपने कार्यकर्ता को मौका देना और ऐसे कार्यकर्ता को जिसने जीवन भर काम किया साथ। अरे भाई, अभी तो आप लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ा नेता, अरे बहुत बड़ा नेता है राहुल गांधी। उनके आने के बाद तुरंत ही एक बड़ा मैसेज आया कि केएल शर्मा पर भाजपा के तथाकथित गुंडों ने हमला कर दिया। ये सब ज़्यादा इस चर्चे पे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जनता मोदी जी के विकास कार्यों के साथ खड़ी हुई है और 4 जून को मोदी जी विकास कार्य है ही नहीं। 8 साल में 80 पेपर लीक हो गया। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रहना पड़ता है। 30 लाख पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया, महंगाई बढ़ गई और अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और ये पूरा आप पेपर लीक कर दे रहे हो 8 साल में। बताइए, आप ये देखिए एकदम तथ्यात्मक बात कीजिए। बिना विकास कार्य के 14, 17, 19, 22, 24 की बारी है। देखिए, जो वो पूछ रहे बताइए। हाँ, बताइए। मुद्दे से उन्होंने कहा परीक्षा लीक, विकास कहाँ पे? अरे विकास, ये इनसे पूछ नौजवान है, बेरोजगार है। इनका कहने का मतलब नौजवान जो है बेरोजगार है, नौकरी के नाम पर कई बार फॉर्म भरता है, वो परीक्षाएं लीक हो जाती है। ऐसे में कहाँ पे आपकी यानी जो चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पे आप लोग करें, विकास कहाँ पर? अरे विकास, वंदे भारत हो गया, ठीक है। एक समय ऐसा था कि सुनिए एक हमारी बात सुनिए। अब जितने ट्रेनें हैं सब 0 इलेक्ट्रिसिटी हो गई। लेकिन निजीकरण भी तो हो रहा। तो निजीकरण करने का क्या मतलब? इनका 1 मिनट, ये बोल रहे वंदे मातरम का पैसा है चढ़ने के लिए। आज आपको बताते थे गवर्नमेंट आंकड़ा है 105 करोड़ लोगों के पास कूलर एसी नहीं है। 42 करोड़ लोगों के पास प्रेशर कुकर नहीं है। 14 से पहले सबके पास एसी थी। 14 से पहले सबके घर में एसी थी। रुक जाइए, 2014 में PLS सर्वे है, 8% से हम लोग ग्रो कर रहे थे। तब गैर कृषि क्षेत्र में 75 लाख नौकरी हम लोग सृजित कर रहे थे। आज घटते घटते वो 29 लाख पे आ गया है। PLS का सर्वे का डाटा है, 2017 में जो 100 रुपया कमा रहे थे वो 15 करोड़ थे, आज वो 18 करोड़ हो गए। बताइए, ये है विकास।
भाई ये कह रहे हैं कि रोजगार के आयाम जो है वो कम हो रहे हैं। जो वंदे भारतम ट्रेन की बात हुई, इसके किराया इतना ज़्यादा जो आम आदमी नहीं वो कर सकता है। इनके पास खर्चे का पूरा बायोडाटा है, इनके पास में ये पूरा बायोडाटा इनके पास में है। हिंदुस्तान का जितना बायोडाटा है भाई साहब के पास में सब रखा है। आपके पास क्या है वो दीजिए, आप उनकी छोड़िए। सुनिए, इन्होंने जो बताया है अभी, देखिए इस सरकार में विकास हुआ है, सब चीज लगा करके, चाहे रेल हो, किसी भी चीज में, हवाई जहाज से लगा के रेल में सारा कुछ बन रहा है, हिंदुस्तान में बन रहा है, मेड इन इंडिया का बन रहा है। ठीक है, ये उसमें पैदा हुए थे। ये बता रहे मेड इन इंडिया का बना, मेड इन इंडिया का नहीं बन रहा है। सुन लीजिए, आप पता मेड इन इंडिया का सुन लीजिए, यहाँ सुन लीजिए, यहाँ पे बनता था पहले, वो जापान और उसका आता था जो है, उसमें लिखा होता था जो है मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, फला जो उसमें इसमें ये जैसे 70 साल तक के इन्होंने लूटा देश को लूटने के बाद 10 साल आपके हो गए, उस पे बताइए। 10 साल जो मेरे हुए हैं वो 10 साल में विकास हुआ है। शहर का विकास हुआ, देहात का विकास हुआ, गरीब जनता का विकास हुआ। सुन लीजिए, गरीब जनता का, जो इन लोग जो गेहूं सड़ा करके मालिया को देते थे, उसका बियर बनाने को जो है वो सरकार ने गेहूं गरीबों को दे रही है। और सुनिए वो गरीबों को दे रही है सरकार जो है, गेहूं और अनाज जो है वो गरीबों को दे रही है। रुक जाइए एक मिनट रुक जाओ, पहले सुनिए। और चीनी जब 40 रुपया किलो, सुनिए 40 रुपया किलो चीनी आम मार्केट में, सुनिए आम मार्केट में 40 रुपया किलो चीनी मिल रही है, 41 रुपया और 41, 42, 40 में बिक रही है आम मार्केट में। सुन लीजिए, और उसमें जो है वो गल्ला जो गरीब पा रहे हैं, जो 250-300 की मजदूरी गांव में पा रहा है, 300 की मजदूरी गांव में है। आज अभी लेबर में, अभी गांव में गया था 300। बस क्यों नहीं बढ़ा लेबर? देखिए ये लोग कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 पार। एक मिनट अब हमारी बात, ये कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। ठीक बात है, ये कह रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र क्यों ले आए बीच में? बताइए मंगलसूत्र। एक मिनट 2 भैंसों में एक भैंस आपकी रख लेगा, दूसरी आपको जो दे देगा। एक भैंस कांग्रेस आएगी। दिल्ली के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बम विस्फोट हो जाएगा, इनका ईमेल आ गया इनको। आज तो और भी शर्मनाक बात की है नरेंद्र मोदी ने कि हमारी जो फर्स्ट लेडी है, राष्ट्रपति जी को इतना गंदे शब्दों से प्रयोग किया उनके लिए। उन्होंने ये कहा है कि जो सैम ने कहा है, जिसको ये राहुल का अंकल बताते हैं, उसने कोई बात कही तो उससे जोड़ के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि वो महिला जो है राष्ट्रपति जी काली है, इसलिए वो अफ्रीकन है। सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी किस हद तक गिरोगे? और मैं राष्ट्रपति जी से कहता हूं, आप इसको सुनने के बाद इस नरेंद्र मोदी को तुरंत आपको अरेस्ट करना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है हमको इस तरीके की बात करने का। हम काले हैं या पीले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो दलित समाज से, वो आदिवासी समाज से आती हैं। ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। बताइए, अगर वो काली है, अगर वो काली है तो ये सुनिए, इन्होंने अभी आदिवासी की बात किया, ये वही कांग्रेसी हैं। जो सवाल है वो जवाब। हाँ सुन लीजिए, इन्होंने जो कहा अभी, जैसे काली और गोरी जो बात किया, अभी इससे पहले चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति माननीय दुर्मुन जी को जो है राष्ट्रपति, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रमोट किया। ठीक है, ये तब भी लड़े उसमें। इनको ये शर्म नहीं आई। बात बनाया आपने। बात ये है जो बयानबाजी है, जो बयानबाजी, उसमें क्या बयानबाजी जो मैं किसी में आप ये कहिए मैंने सुना नहीं, आप ये कहिए मैंने जो बयानबाजी ये बता रहे हैं, कहाँ से लेके आए हैं, कैसे लेके आए हैं? इन्होंने सुना नहीं, कुछ ही हुआ। जी बताइए, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो इतने बेकार और जाहिल किस्म के हैं कि जनता इस पे भरोसा करे, ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री भैंस चोरी की बात, मुसलमानों की बात, जैसे लगता है कि इस देश में आज तक सरकारें जितनी रही हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण और सिर्फ हिंदुओं का शोषण यही हुआ है। बिल्कुल तुष्टीकरण हुआ होगा तभी सरकारें हटी हैं, सरकारें आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल से आप एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। और शिक्षा की बात हो रही है, आज आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हम देख रहे हैं कि वहाँ के छात्रों का बौद्धिक स्तर बहुत नीचे है। वो लोग को चुनावी मुद्दे पे उन लोगों को बोलने की समझ नहीं है। नहीं, अब आप ये बताइए, आप युवा है, आप चाहते एक बात मैं कहना चाहूँगा। आज भारत के 99.9% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का गलगोटिया जैसा ही हाल है। आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र का डिमांड क्या है? डिमांड क्या, कैसा प्रधानमंत्री हो?
प्रधानमंत्री ऐसा हो जो रोजगार दे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 83% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट अपने देश में हो चुकी है। जितने युवा हैं उसका 83% अनएम्प्लॉयड है। और दूसरी चीज़, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। और ये तो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, बताइए भाई। बिल्कुल अच्छा। एक मिनट हमको एक मिनट आप हमको ये बता दीजिए कि पहले नकल में अकल लगती थी, अब जो है नकल नहीं होती है, अकल में नौकरी मिल रही है। कहां बताइए भाई साहब, ये बोल रहे हैं नकल नहीं होती, अभी पर्चा लिख हुआ है, कुल इन्हीं के शासन काल में हुआ है ना, किसका हुआ? इसका देखिए जवाब मिल गया इनको कि नहीं मिला? मिला ना अभी। बताइए, नकल के लिए अकल आप बता रहे पेपर लीक हो रहा है। ये सुनिए, ऐसा मतलब है भाजपाई लोग है ना, झूठ बोलने में नंबर 1 है। क्या आरोप लगा रहे हैं? ये एक चीज, ये आपने गठबंधन देखा होगा 14, 17, 19, 22, इसी 24 में क्या होना है? लास्ट वाइंड अप है। 24 में मोदी 400 पार 15। चलिए आप बताइए। भाई साहब, इस बार मैं बता दे रहा हूँ कि भाजपा सरकार गिर रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी। कारण इसका है, लेकिन वो कहते हैं चेहरा नहीं उनके पास कोई। ये बताइए, जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा पूरे 500 से, सभी लोग जीत के बैठेंगे, वहाँ पर मीटिंग होता है, तब बन जाते हैं। सब दलीय बैठक में चुने जाते हैं कि आज हम चुन लेंगे। नहीं तो अब ये बताइए, इस बार क्या होने वाला 2024 में? 2024 में मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ। सर्वे मैं भी प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का, हर जिले में लगभग टहल चुका हूँ। अब हमारे एरिया मिर्जापुर में जा रहा है गत्ते गत्ते ये चुनाव का। प्रदेश में क्या होने वाला? उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400। प्रदेश में बता दे रहे हैं कि भाजपा एकदम घबरा गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 40-42 सीट अपने बूथ। चलिए 40 से 0 80 में 40-42 कह रहे हैं। देखो जी, हम जिता का है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। मेरा किसको जिता के आए? बीजेपी। 80 बनाम 42। 80 का हम 400 से ऊपर पार पहुँचाएंगे। सब उनके खिलाफ थे, कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो पक्के ये गुंडों की सरकार थी, अब ये गई। चलिए, अगर चुनाव भाजपा जीतती है हारती है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी, अगर भाजपा चुनाव जीतती है हारती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं, अप्रेंटिसशिप का जो 1 साल का, मान लीजिए जो बच्चे नॉन स्किल्ड हैं, कॉलेजेस से भी स्किल्ड होकर नहीं निकल रहे, उनको 1 साल मौका मिलेगा कि मैं अपने आप को स्किल कर पाऊँ अपने काम के लिए। मतलब ये यानी कंक्लूजन पे आइए, 2024 में क्या कुछ खास होने वाला? बीजेपी अपने जो एजेंडे हैं उसको लागू कर लेगी। जैसे यूसीसी हो गया, पीओके वगैरह लेने की जो बात हो गई, देने की तो नहीं, लेने की जो बात हो गई, वो अपना जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, इन सब चीज़ों की स्ट्रॉन्ग करेगी और जिस चीज़ के लिए आए वो करेगी। लेकिन उससे देश का भला कभी नहीं होने वाला। स्कूल्स कॉलेजेस के बिना कोई भी देश कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। और कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार जो शिक्षा को प्रायोरिटी दे, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे, ट्रांसपोर्टेशन को प्रायोरिटी दे और वेलफेयर भी करे। वेलफेयर को मैं गंदा नहीं मानता, मतलब बुरा नहीं मानता, वेलफेयर भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना वेलफेयर, चूँकि हम लोग का 60% हम लोग की आबादी 100 रुपये से भी कम कमाती है आज के डेट में, और 1% लोग के पास 40% संपत्ति है। तो वेलफेयर तो ज़रूरी है लोगों को ऊपर उठाने के लिए, तो वेलफेयरिज्म भी होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन और वेलफेयर। देखिए साफ तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जहां विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आने वाले हैं, वही जो सत्ताधारी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा, यूपी में 80 पार होगा, लखनऊ में 5 लाख पार होगा। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त यानी